हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि प्रोसेस है टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, जिसमें हम सेक्शन 82 तक पढ़ चुके हैं। आज सेक्शन 83 को हमने पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने जो सेक्शन पढ़ा था वो सेक्शन 82 था और वो बात कर रहा था प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो पर्सन एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है वारंट, उसके खिलाफ एक उद्घोषणा कर रही है कोर्ट, ताकि उन्हें जो है किसी तरीके से पहुंच जाए एक सूचना कि हाँ आपके खिलाफ जो है वारंट इशू है, अदरवाइज आपको भगोड़ा घोषित कर देंगे। तो सेक्शन 83 में उसी से रिलेटेड बात है। आगे कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो व्यक्ति भाग रहा है, फरार है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना। अटैचमेंट मीन्स कुर्की करना, मतलब कोर्ट जब्त कर लेगी। अब अटैचमेंट की जब हमने बात की है तो कौन सी प्रॉपर्टी? दोनों प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों, और दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इसमें जो हमारा सेक्शन 83 है उसका सबसेक्शन 3 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, सबसेक्शन 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, सबसेक्शन 5 बताता है लाइव स्टॉक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसेक्शन 1 से, जो सिंपल कहता है कि जब भी कोर्ट जो इशू करते हैं प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 कि भाई व्यक्ति है ए वारंट एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है, उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, तो उनके पास रीजंस भी होंगे। वो रिकॉर्ड करेंगे कि इस वजह से हम इसकी प्रॉपर्टी को, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको कि दोनों होंगी, मूवेबल और इमूवेबल, और कोर्ट जो होंगे वो सेटिस्फाई होंगे इशू करते हुए प्रोक्लेमेशन के साथ में अटैचमेंट के लिए कि जो व्यक्ति है वो जो क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है, या तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है फुली या तो कम्प्लीटली या किसी पार्ट में, या फिर जो कोर्ट है उनके जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वहाँ से हटा के कहीं और लेके जाने वाला है। तो जब कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो रीज़न कोर्ट के पास होते हैं, तब उस वक्त कोर्ट क्या करते हैं, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट के लिए भी ऑर्डर इशू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट इन रीजंस की वजह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि व्यक्ति जो है या तो प्रॉपर्टी डिस्पोज करने लगा है या रिमूव करने लगा है, तो कोर्ट क्या करेंगे, जब प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे अंडर सेक्शन 82 की व्यक्ति फरार है, उसी वक्त अटैचमेंट के लिए भी ऑर्डर निकाल देंगे। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो ऑर्डर होगा वो अटैचमेंट का, वो जो ऑर्डर होगा अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट इशू कर रहे हैं प्रोक्लेमेशन, जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट के लिए प्रोक्लेमेशन निकाल रहे हैं, अटैचमेंट के लिए ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो सिंपली वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर उस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी नहीं है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंडोर्स करेंगे उस ऑर्डर को, तब जाके वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था मूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से अटैच होगी, उसके बारे में सबसेक्शन 3 कहता है कि या तो सिंपली बाय सीजर हो जाएगी, सीज कर लेंगे प्रॉपर्टी, या फिर एक रिसीवर अपॉइंट करके जो है हम क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। अब ये रिसीवर कौन है? जो हमने सीपीसी में हमारे जो है सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 40 में जो हम रिसीवर पढ़ते हैं वही रिसीवर है। इसके बारे में भी हमें जो हमारा सेक्शन 83 है उसका सबसेक्शन 6 यहाँ देखिए ये बता देता है कि पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ए रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन सेम होंगी जो कि सीपीसी में ऑर्डर 40 में है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक रिसीवर अपॉइंट करके हो सकता है क्या, अटैचमेंट सीजर के थ्रू हो सकता है, या फिर एक ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर किसके लिए बनाएंगे? एक ऐसे व्यक्ति के लिए ऑर्डर बनाएंगे जिसके पास प्रोक्लेम्ड पर्सन की जो है प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पर एक ऑर्डर बनाया जाएगा कि उसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी आप प्रोक्लेम्ड पर्सन को नहीं दोगे, वो कोर्ट के पास आएगी, क्योंकि इसको अटैचमेंट के लिए कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया। देखो, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, कि ना तो प्रोक्लेम्ड पर्सन को दोगे ना फिर उसके बिहाफ पे किसी और को दोगे, प्रॉपर्टी कोर्ट के पास आएगी, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया, ऑर्डर दे दिया है कि इसको अटैच कर लिया जाएगा। अब ये 3 तरीके हो गए जिस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जा सकता है। अब क्लोज डी जो है हमारे सबसेक्शन 3 का, वो ये कहता है कोर्ट या तो इनमें सारे तरीकों में से अटैच कर देंगे, या इनमें से जो 3 तरीके दिए हैं उनमें से कोई 2 तरीकों से जो है अटैच कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसा कोर्ट ठीक समझे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात की है तो ये सबसेक्शन हमारा 4 ये कहता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि लैंड जो थी रेवेन्यू पे करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, तो जो कलेक्टर होंगे डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पर लैंड सिचुएटेड है वो ही अटैच करेंगे। ठीक है, उनके थ्रू होगी। लेकिन बाकी सारे केसेस में
पोजेशन लेकर के रिसीवर अपॉइंट करके, रिसीवर वही है सीपीसी वाले, और यहाँ पर एक ऑर्डर राइटिंग में आ जाएगा, उस व्यक्ति के पास जाएगा ऑर्डर जिसके पास जो है प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी थी। अब देखो जो हमारा सबसेक्शन 4 है उसका क्लोज सी, इसको ध्यान से पढ़ो। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन। यहाँ पर रेंट की बात हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जिस व्यक्ति के पास रही होगी प्रोक्लेम पर्सन की वो उसे को रेंट पे करता होगा, तो उसे मना कर रहे हैं कि आपको ना तो रेंट पे करना है, ना फिर जब डिलीवरी दोगे आप तो ना तो रेंट पे करना है, ना आपने वो प्रॉपर्टी उसको देनी है प्रोक्लेम पर्सन को, ना प्रोक्लेम पर्सन के बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को देनी है, क्योंकि वो कोर्ट ने अटैचमेंट के लिए ऑर्डर इशू कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमारा जो क्लोज डी है वही बात कहता है, या तो तीनों तरीके से कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे या तीनों में से दो तरीकों से, जैसा कोर्ट को ठीक लगे। तो सबसेक्शन 3 जो था हमने पढ़ा, आपको बताया। सबसेक्शन 3 बात करता है मूवेबल के लिए, सबसेक्शन 4 बात करता है इमूवेबल के लिए, और सबसेक्शन 5 बात करता है लाइव स्टॉक के लिए, मतलब उनके जानवर वगैरह हैं या पैरिशेबल नेचर की अगर कोई गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होगा, जो कोर्ट हो गए अगर उन्हें सही लगता है तो वो इमीडिएटली उसके सेल का ऑर्डर निकाल सकते हैं, और जो भी उसमें से आएंगे पैसे वो कोर्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो प्रोसीड चलेंगे। और सबसेक्शन 6 मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रिसीवर की इस सेक्शन में 83 में बात हुई है वो बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जो हमने ऑर्डर 40 में जो पावर एंड ड्यूटीज लाइबिलिटीज पढ़ी थी वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 84 पे चलिए। सेक्शन 84 कहता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। जो अटैचमेंट सेक्शन 83 में कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है उसके अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, प्रोक्लेम पर्सन का नहीं है, वो दावा लेकर के आता है, वो ऑब्जेक्शन लेकर के आता है, तो उसका क्या होगा। कह रहे हैं कि अगर कोई दावा आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि उसके खिलाफ, किसी खिलाफ जो अटैचमेंट 83 में हुआ, और कब तक के लिए, वो भी टाइम पीरियड बताया 6 मंथ के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, जिस डेट में, जब डेट को एक अटैचमेंट के लिए कोर्ट इशू करती है ऑर्डर, तो उस वक्त उस डेट के 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कहता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, एब्सकॉन्डर का नहीं था, जो भागा भगोड़ा फरार आदमी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी मेरी है, और ये जो प्रॉपर्टी है क्योंकि मेरी है इसीलिए वो लायबल नहीं है अटैचमेंट के लिए। या देखिए लायबल नहीं है वो अटैचमेंट के लिए क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, व्यक्ति ये कह रहा है, तो उसका जो क्लेम ऑब्जेक्शन है वो इंक्वायर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि जो क्लेम है वो सही है कि नहीं, फिर उसको अलाउ या डिसअलाउ करा जा सकता है इन होल और इन पार्ट। एज ए केस में भी जब कोर्ट को फाइंड आउट होता है कि हाँ भाई बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, जैसे ए व्यक्ति था, कोर्ट ने समझा ये प्रॉपर्टी, ये सारी ज़मीन जो है इसी की है, अटैचमेंट के लिए ऑर्डर इशू कर दिया। अब भागा भागा एक व्यक्ति आता है 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे अगर आज 20 नवंबर है तो 20 नवंबर से 6 महीने के अंदर अंदर व्यक्ति आ जाता है इस डेट से बीच में कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपने अटैचमेंट गलत कर दिया। कोर्ट क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को लगेगा भाई सही बोल रहा है तो अलाउ कर देंगे, और नहीं लग रहा है, झूठ बोल रहा है या गलत इंक्वायरी के बाद फाइंड आउट होता है भाई प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, बी की नहीं, एक ही है, तो डिसअलाउ कर देंगे उसके ऑब्जेक्शन को। फिर प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी क्लेम जो प्रेफर किया जाएगा या ऑब्जेक्शन किया जाएगा, जो हमने पीरियड अलाउ किया कि सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या 6 महीने के अंदर अंदर, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो कि क्लेम लेकर के आ रहा है, दावा लेके आ रहा है, ऑब्जेक्शन लेके आ रहा है, तो उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आगे से सूट को मतलब क्लेम को, दावे को चलाएंगे। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो क्लेम्स या ऑब्जेक्शन है जो हमने अभी पढ़े, जो प्रेफर किए, मेड किए, वो कोर्ट, उस कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट ने अटैचमेंट के लिए जो है ऑर्डर इशू किया गया। और अगर ये क्लेम या ऑब्जेक्शन उस प्रॉपर्टी में है जो हमने अभी सेक्शन 83 में सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, अभी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इशू करेंगे फिर ऑर्डर। बस अगर ये वाली बात आ जाती है तो उस केस में क्या होंगे, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उस जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट क्लेम करना है या ऑब्जेक्शन करना है अटैचमेंट के खिलाफ, वो करा जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। फिर जो ऐसा क्लेम या ऑब्जेक्शन है उनको इंक्वायर किया जाएगा जिस भी कोर्ट में दावे बने हैं। और ये प्रोवाइजर कहता है कि अगर प्रेफर या जो भी दावा प्रेफर किया गया, मेड किया गया, जो कोर्ट में किया गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेंगे, वो अपने सबॉर्डिनेट, जो उनके सबॉर्डिनेट में मजिस्ट्रेट है उनको भी जो है ये जो अपना पूरी जो केस के जो फाइलिंग वगैरह है, जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी क्लेम है, उसकी प्रोसीडिंग वो सौंप सकते हैं। फिर सबसेक्शन 4 हमारा सेक्शन 84 का कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति जो भी क्लेम या ऑब्जेक्शन जिसको डिसअलाउ किया गया है
होली या पार्ट में अंडर सबसेक्शन 1 वो क्या करेगा, 1 साल के अंदर अंदर उस डे ऑर्डर के, जैसे अगर बात करें कि उसने दावा पेश किया 20 नवंबर को उसने दावा पेश किया और वो उसको डिसअलाउ कर दिया, कोर्ट ने देखा भाई इसकी नहीं है, कोर्ट ने उसको दावे को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो वो 1 साल के अंदर अंदर क्या करेगा, सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकता है ये कहने के लिए कि ये भाई मेरा ही अधिकार है प्रॉपर्टी में। और फिर उसके बाद में अगर जो रिजल्ट आता है दावे का, मतलब सूट का जो रिजल्ट आएगा, वहाँ पर भी अगर ये डिसअलाउ हो गया, वहाँ पर भी पता चला सूट फाइल होने के बाद भी कोर्ट ने बोल दिया कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो भी आएगा उसका ऑर्डर आएगा वो कॉन्क्लूसिव होगा, बस एंड हो गया, अब आपका बहुत बोल दिया आपने। फिर सेक्शन 85 कहता है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको कब रिलीज किया जाएगा, उसको सेल कब किया जाएगा और रिस्टोर कब किया जाएगा। अब सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो प्रोक्लेम पर्सन है अगर वो कोर्ट के पास आ जाता है, जो स्पेसिफाइड टाइम है प्रोक्लेमेशन में, जब घोषणा की थी कोर्ट ने सेक्शन 82 में कितने टाइम के अंदर अंदर व्यक्ति आ जाए, और उसके टाइम के अंदर अंदर अगर व्यक्ति आ जाता है तो कोर्ट क्या करेंगे, ऑर्डर कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज कर दिया जाए। अगर प्रोक्लेम पर्सन टाइम के अंदर अंदर नहीं आता तो जो प्रॉपर्टी है जो अटैच की गई है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो डिस्पोज की जाएगी। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड, लेकिन वो बेची नहीं जाएगी 6 महीने तक। भाई अगर से फॉर इंस्टेंस 5 महीने का टाइम दिया था प्रोक्लेमेशन में कि आ जाओ भाई कोर्ट में पेश हो जाओ, लेकिन वो नहीं होता, तो 5 महीने के बाद भी बोल रहे हैं 6 महीने तक उसको जो है सेल नहीं किया जाएगा अटैचमेंट के। और जब तक कोई दावा उसमें प्रेफर किया गया या ऑब्जेक्शन आया सेक्शन 84 में जो भी हम पढ़ के आए हैं, तो भी 6 महीने का टाइम लगेगा आगे की उसकी प्रोसीडिंग के लिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि स्पीडी एंड नेचुरल डिके के लिए है तो कोर्ट कंसीडर करते हैं कि जो सेल होगी ये उस अगर ओनर के बेनिफिट के लिए है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इसको हम रखेंगे अपने पास 6 महीने के लिए तो ख़राब हो जाएगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो बेनिफिट समझ के कि ओनर जो है भले ही वो प्रोक्लेम्ड है, भाई भला सबका होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि प्रोक्लेम्ड है अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इल्ज़ाम साबित हो गए हों, तो हो सकता है वो ऑनेस्ट हो, तो बेनिफिट के लिए उस ओनर के बेनिफिट के लिए कोर्ट क्या करेंगी, उसकी जो भी नेचुरल डिके के लिए स्पीडी डिके के लिए कोई प्रॉपर्टी है, मतलब लाइबल है, मतलब हो सकती है, तो कोर्ट उसको सेल कर देंगे और जो प्रोसीड होंगे वो कोर्ट जो है उसको जो है रख लेंगे। अब यहाँ एक बात देखिए, हमने कहा था यहाँ पर आपको कि जो प्रॉपर्टी होगी ना वो डिस्पोजल में होगी स्टेट गवर्नमेंट की, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड, कि ना तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको करा जाएगा, और अगर जब तक कोई क्लेम आया है प्रेफर हुआ है तो जब तक वो पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं हो जाता क्लेम, तब तक भी उसका जो है जो सेल होगा प्रॉपर्टी का नहीं होगा। तो 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो प्रॉपर्टी के अटैच होने के बाद में अगर ऑफेंडर आ जाता है प्रोक्लेमेशन के बाद में, टाइम जो प्रोक्लेमेशन थी उसके टाइम के अंदर अंदर, तो जो है रिलीज कर दी जाएगी, सब सेक्शन 1 ये कहता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड के अंदर अंदर नहीं आता तो भी जो है भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी डिस्पोजल के लिए, तो भी 6 महीने का टाइम है, तब तक उसकी सेल नहीं होगी। और अगर 6 महीने भी नहीं हुए तो तभी भी उसके लिए जो है 84 में जो भी हमने पढ़ा प्रेफर जो क्लेम आ गया था या ऑब्जेक्शन आ गया था, तो जब तक वो डिस्पोज नहीं हो जाता, चाहे उसको डिसअलाउ करें या अलाउ करें, तब तक जो है उसकी प्रॉपर्टी की सेल नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्पीडली और नेचुरली डिके हो सकती है, नाश हो सकता है, उसका ख़त्म हो सकती है, तो फिर कोर्ट जो है उसको, क्योंकि वो बेनिफिट है और बेनिफिशियल है ओनर के लिए कि इसको सेल हो जाए, सेल करके पैसा रख लेंगे। अब क्या होता है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर जब अटैचमेंट हुआ था, अटैचमेंट के होने के 2 साल के अंदर अंदर जिसकी जो प्रॉपर्टी है अटैच हुई थी, तो जो पर्सन है, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज़ बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अब वॉलेंटरली आ जाता है या फिर कोर्ट के पास एप्रीहेंड होता है, बुलाया जाता है, और जो जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उन कोर्ट के पास में, तो जो या तो उन कोर्ट के पास में या कोर्ट की सबॉर्डिनेट में, और ये प्रूव कर देता है वो आकर के कोर्ट को कि मैं ना तो भाग रहा था, ना मैं अपने आप को छुपा रहा था, कि मतलब एग्जीक्यूट ना हो वारंट, क्योंकि हमने पढ़ा सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन कब इश्यू होती है, जब कोर्ट को ये लगता है कि वो अपने आप को छुपा रहा है ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो, तो व्यक्ति खुद
आके 2 साल का टाइम पीरियड लिखा है, देखिए 2 साल के भीतर आकर के वो कह दे कि ना तो मैं खुद को छुपा रहा था, ना मैं अपने एब्सकॉन्ड फरार था एग्जीक्यूशन के, और मुझे जो था आपने जो प्रोक्लेमेशन निकाली थी उसके बारे में भी नहीं पता चला कि मैं इस टाइम के अंदर अंदर आ सकूँ कोर्ट में। तो जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बात की, जिसका अटैचमेंट हुआ, वो बेची और मतलब टाइम स्पेसिफाइड देयर इन सच प्रॉपर्टी, और इफ द सेम हैज़ बीन सोल्ड, वो बेच दी गई है, तो जो नेट प्रोसीड्स हैं, जो मतलब जो पैसा आया है या जो भी पार्ट बचा है, जो भी रह गया है, तो वो क्या होगा, वो सब जो है उसको दे दिया जाएगा। समझिए बात को। अगर वो 2 साल के भीतर आ जाता है, प्रूफ कर देता है कोर्ट को कि मैं भाई भाग नहीं रहा था, ना मैं वारंट से बच रहा था, ना मुझे प्रोक्लेमेशन मिली, तो कोर्ट क्या करेंगे, अगर 2 साल के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल में था, वहाँ से सेल हो गई, पूरी प्रॉपर्टी सेल हो गई, तो पैसा बचा होगा, वो पैसा जो है उसको दे दिया जाएगा अगर वो प्रूफ कर देता है अपनी बात। और अगर कुछ प्रॉपर्टी बचती थी, रिशुड्यू देखो, रिशुड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी बचती थी, कुछ बेची थी, तो जो बची है वो उसे वापस कर दी जाएगी, और जो पैसा आया वो उसे दे दिया जाएगा। जैसे भी होगा, मतलब बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस चली जाएगी, चाहे पैसे के रूप में, चाहे जैसी प्रॉपर्टी अगर नहीं बेची गई तो फिर वैसे ही रूप में उसके पास वापस चली जाएगी। सेक्शन 86 हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो जो सेक्शन 85 में जो व्यक्ति गया और कहने के लिए कि मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, मैं निर्दोष हूँ, मैं भाग नहीं रहा था, और जो कोर्ट है उस मतलब उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो वो अग्रीव्ड हो जाता है, मतलब उस चीज़ से निराश होकर क्या करता है, वो फिर क्या कर सकता है, वो अपील के लिए जा सकता है। कहाँ अपील के लिए जाएगा, अपील के लिए जाएगा जिन कोर्ट में सेंटेंसेस की अपील होती है, वैसे ही, मतलब जैसे अगर हमने बात करी सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो सुपीरियर कोर्ट में, जिन कोर्ट में अपील के लिए जाता उन्हीं कोर्ट में वो है जाएगा। जुडिशियल में सिर्फ सेकेंड क्लास है तो फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर अपील के लिए जाएगा जहाँ पर कि वो जनरली सेंटेंसेस की अपील के लिए जाता, उन्हीं तरीके से कोर्ट में अपील के लिए जाएगा कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष था, मैं भाग नहीं रहा था, ना मुझे प्रोक्लेमेशन मिली थी, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिला दो। वो अग्रीव्ड हो गया इस चीज़ से, डिसीजन से, तो वो अपील के लिए जा सकता है। सेक्शन 86 ये कहता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।